फर्स्ट क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग के बारे में। आपने नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच में डिफरेंस पढ़ा होगा। जो प्लानिंग कमीशन है वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है, मीन्स सेंटर जो है वो लॉ बनाती है और वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होता है। बट नीति आयोग में ऐसा नहीं होता। नीति आयोग में क्या होता है कि जो लॉ है वो तो सेंटर ही बनाती है, बट वो ये सबसे पूछ के बनाती है, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे जो भी लोग रहते हैं, जो काम कर रहे हैं, वो सबके रिकमेंडेशन से सेंटर लॉ बनाती है और फिर इसमें जाके इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाता है, ठीक है। तो जो नीति आयोग है वो आपका बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है, मतलब नीचे से ऊपर तक रिकमेंडेशन जाती है। बट जो प्लानिंग कमीशन है वो आपका टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग के बारे में है। व्हाट आर द विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाइड एज द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग? फॉस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक्टिंग एज अ प्लेटफॉर्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटर डिपार्टमेंट इशू। तो इंटर डिपार्टमेंट इशूज़ को ये रिजॉल्व करता है। इंटीग्रेट करता है विलेजेस इनटू डेवलपमेंट प्रोसेस एंड टू लिवरेज इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। आपको आंसर बताना है 1, 3 एंड 4 ओनली, 2 एंड 4 ओनली, 1, 2 एंड 3 ओनली, या फिर 1, 2, 3, 4। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ओके, तो इसका आंसर है डी, क्योंकि ये सारे जो है ये सारे काम कौन करता है? नीति आयोग करता है। ओके, तो नीति आयोग का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? इवॉल्व अ शेयर्ड विजन ऑफ, तो नेशनल डेवलपमेंट उसकी प्रायोरिटीज रहती है विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट। फोस्टर करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। विलेज लेवल एंड एग्रीगेट विलेज लेवल प्रोग्राम को ये इंक्रीज करता है। स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाता है और एडवाइस करता है। और एक चीज़ और, ये आपसे मेन क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि ये सिर्फ ऐसे एडवाइस नहीं देता, आई मीन टेक्निकल एडवाइस भी ये देता है। तो नीति आयोग की कुछ कुछ रिपोर्ट जो रहती है वो रिलीज़ होती रहती है, जैसे एनुअल रिपोर्ट्स, वो सब के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पैसेज विद रेफरेंस टू रिट इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। तो रिट के बारे में ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक चीज़ अच्छे से जान लो कि रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो रिट के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो उससे क्या ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है? नहीं, ये इसका पावर, रिट इशू करने की पावर हाई कोर्ट के पास भी होती है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को ये पावर देता है रिट इशू करने की, ठीक है। अब रिट्स जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। पहले क्वेश्चन देख लो, फिर उसके बाद मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ, ठीक है। इट इज़ अ कमांड इशूड बाय कोर्ट टू एन अथॉरिटी टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करना है। इट कैन बी इशूड व्हेन एन अथॉरिटी वेस्टेड विद द पावर इम्प्रॉपरली रिफ्यूजेस टू एक्सरसाइज इट। देखो, इट इज़ अ काइंड ऑफ अथॉरिटी जो कि सब टाइप को हम लोग रिट इशू कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा है, कौन से टाइप की रिट है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल सारे टाइप के हो सकते हैं। तो वो सिर्फ एक ही है, ठीक है, जो इन सारे टाइप के हो सकते हैं। वो कौन सा है? क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए आप, फिर मैं अपना आंसर बताती हूँ। देखो वो कौन सा है? मैंडेमस, ठीक है। एक ही रिट होता है जो कि सारे टाइप को इशू किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो इसमें सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ये पावर है। इस आर्टिकल के अंदर ये 5 टाइप के जो रेट्स है ये आते हैं। कौन कौन से रेट्स होते हैं? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी एंड कोवरेंटो, ठीक है। ऊपर ऊपर से देख लेते हैं सब क्या होता है। तो मैंडेमस के बारे में हमने पढ़ा। मैंडेमस ही एक ऐसा है जो कि सारे टाइप में इशू किया जा सकता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव में इशू किया जा सकता है, ठीक है। क्वासी जुडिशियल सारे टाइप को इशू किया जा सकता है मैंडेमस में। इट इज़ अ कमांड इशूड बाय कोर्ट टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए भी इशू किया जा सकता है, ठीक है। एंड जब पावर को इम्प्रॉपरली रिफ्यूज टू एक्सरसाइज, जब कोई रिफ्यूज़ कर दे एक्सरसाइज करने के लिए, तो उसके लिए भी इशू किया जा सकता है। अब हैबियस कॉर्पस क्या होता है? हैबियस कॉर्पस मीन्स होता है टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ, ठीक है। तो एक पर्सन किसी दूसरे पार्टी को क्या कर सकता है? यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, हैबियस कॉर्पस में। प्रोहिबिशन मीन्स टू फॉरबिड या फिर प्रोहिबिट करना। तो ये जनरली इशू करता है हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट को इशू करता है, या फिर ट्राइब्यूनल को, या तो लोअर कोर्ट को या फिर ट्राइब्यूनल को, जब वो जुरिडिक्शन को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। जो उनकी खुद की जुरिडिक्शन है, अगर वो उससे ज़्यादा आगे बढ़े या कुछ ज़्यादा मतलब बोलने लगे तो फिर ये उनको इशू करते हैं। प्रोहिबिशन डायरेक्ट इनएक्टिविटी, ठीक है। सर्टियरी मीन्स होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये हाई कोर्ट इशू करती है टू लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट इशू करती है टू लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल कि एक जो केस है उसको ट्रांसफ़र कर दो दूसरे जगह। जैसे कि सीबीआई का केस है ना, बिहार में चल रहा था, उसको दिल्ली में ट्रांसफ़र किया गया, ठीक है। अभी वो जो बच्चों वाला जो केस हुआ था, है ना। तो अनलाइक प्रोहिबिशन, इट इज़ ओनली प्रिवेंटिव, विच इज़ ओनली प्रिवेंटिव। तो प्रोहिबिशन क्या करता है? सिर्फ
प्रिवेंट करता है, ठीक है, सिर्फ फॉरबिड करता है कि ऐसा मत करो। बट जो सर्टियोररी है वो क्या करता है, बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दोनों टाइप का होता है। कोवरेंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। तो इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किस पूछते हैं कि आप किस अथॉरिटी से यहाँ पे आए हो या किस वारंट से यहाँ पे बैठे हो, ठीक है। तो जैसे सीबीआई का भी जो डायरेक्टर था, मीन्स 1 ईयर पहले की एक केस है पिछले साल की, ठीक है। तो उसमें डायरेक्टर्स और जो एक और डायरेक्टर है उन दोनों के बीच में हो गया था, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया को वारंटो, ठीक है। तो ये उसका एग्जांपल हो सकता है। इट प्रिवेंट्स इलीगल अपसर्पेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन, ठीक है। तो ये होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो दो चीज है, एक तो होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दोनों में डिफरेंस हम पढ़ेंगे, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल स्क्रूटिनी अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव ओनली। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट स्क्रूटिनी होती है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक है। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों के अगेंस्ट होता है, ठीक है। और आर्टिकल 21 जो है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। तो विच वन इज द करेक्ट, ये आपको बताना है। 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 3 ओनली, या फिर 1, 2 and 3। तो ये आपको बताना है कौन सा है। तो इसका आंसर होगा 3। यहाँ पे सॉरी DEFG लिखा गया, ये ABCD है, ओके। तो इसका आंसर है C, 3 ओनली, ठीक है। क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो होता है वो बहुत पार्लियामेंट्री मतलब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों के अगेंस्ट हो सकता है। और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ सिर्फ और सिर्फ ये जो होता है लेजिस्लेचर के ऊपर होता है। मीन्स लेजिस्लेटिव अगर कोई लॉ बना रही है तो वो लॉ ढंग से काम नहीं कर पा रही है, ठीक है। अगर वो लॉ मीन्स देखो, दो चीज़ होता है, इसको अच्छे से समझाती हूँ मैं। एक तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है और एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। मीन्स जो लॉ के साथ जो प्रोसीजर जो बना है ना, लॉ कुछ बनाया है, इसके साथ जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर अगर फॉलो नहीं हुआ, ठीक है। अब ये प्रोसीजर अगर गलत भी हो सकता है, किसी ने अगर ये लॉ को फॉलो नहीं किया, इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। ड्यू प्रोसेस लॉ में क्या होता है कि ठीक है, आपको प्रोसीजर तो फॉलो करना ही है, साथ में ये जो प्रोसीजर है ये भी सही होना चाहिए। मतलब आपने लॉ तो बना दिया, सपोज लॉ बना दिया कि किसी को मार पीट के पैसा लो उससे, ठीक है। तो पर मारना पीटना तो गलत है ना, है ना। तो वो जो लॉ है अपने आप में भी तो सही होना चाहिए ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में एक्सचेंज कर दी गई है, ठीक है। ये दोनों, ये वाली इसकी स्टेटमेंट है, ये वाली इसकी स्टेटमेंट है, ओके। अब आर्टिकल 21 क्या एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है, मतलब ये आर्टिकल 21 में ये लिखा है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। हाँ, आर्टिकल 21 में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ पहले लिखा था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ये मेंशन था, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने किससे लिया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे है गोपालन केस में, ठीक है। गोपालन केस में क्या हुआ था 1950 में कि सुप्रीम कोर्ट ने नैरो इंटरप्रिटेशन किया था आर्टिकल 21 का, ठीक है। जो आर्टिकल 21 है इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन, सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए था और लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए नहीं था। बट मेनका गांधी केस में हुआ, ये दोनों केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मेनका गांधी केस में क्या हुआ 1978 में, सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से एक टर्म उठाया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। और बोला कि जो आर्टिकल 21 है ना, वो दोनों को फॉलो करता है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ भी फॉलो करता है प्लस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट इफ, तो किस किस कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। फर्स्ट, द स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, जब सेंटर का डायरेक्शन ना माने स्टेट तब अप्लाई किया जा सकता है। द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो दैट द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है वो ठीक से रन नहीं कर पा रही है स्टेट गवर्नमेंट तब। और देयर इज ऑक्यूरेंस ऑफ अ वायलेंट इंसिडेंट डिस्टर्बिंग लॉ एंड ऑर्डर, जब लॉ एंड ऑर्डर खतरे में हो, ठीक है। तो किस किस में हो जा सकता है, अपना आंसर कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो क्या है, A, 1 and 2 ओनली। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पे आप मतलब प्रेसिडेंट रूल लगा दो, ठीक है। अगर लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल लगता तो अभी तक हर स्टेट में लग गया होता ना, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेकर इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो लॉ एंड ऑर्डर वाला ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ दो तरीके से लगाया जा सकता है। कौन कौन सा, अगर स्टेट जो है वो सेंटर के ऑर्डर को फॉलो ना करे, ठीक है, और स्टेट जो गवर्नमेंट है वो अपने आप में ठीक से रन नहीं हो पाए। तो इसका एक एग्जांपल है, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ठीक से रन नहीं कर पा रही थी तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया था, ठीक है। तो लगाने की बात की जा रही थी, ठीक है। तो ये एक है, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ वायलेंट इंसिडेंट ऑफ डिस्ट्रप्लिन लॉ एंड ऑर्डर, तो ये मेंशन कहीं पे नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन मुलिंग ओवर द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये क्या है, ये आपको बताना है। ए, इंक्रीजिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट, ठीक है, मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज करना टू इनहेंस द एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए। एब्जॉर्ब एडिशनल लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब कर लेना, या तो लिक्विडिटी क्रिएट करना, ठीक है, बाई अलाउइंग देम टू पार्क फंड विद द आरबीआई, इंक्रीजिंग द सेविंग्स इंक्रीज करने के लिए, या फिर बूस्ट द स्लोइंग इकॉनमी, ठीक है। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है, ये आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ए, क्योंकि ये देखो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होता है, जिसमें आप एक दिन के लिए, ठीक है, ओवरनाइट बेसिस पे, ठीक है, एक दिन के लिए क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हो। तो लोन क्यों लोगे, जब भी लोन लोगे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप जब लोन लोगे तो उससे क्या होगा, लिक्विडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी ना, है ना। बैंक जब लोन लेती है तो उससे लिक्विडिटी क्या होती है, बैंक की लिक्विडिटी वो इंक्रीज होती है ना। पब्लिक लोन लेती है तो पब्लिक की लिक्विडिटी इंक्रीज होती है। तो जब भी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होना चाहिए, मतलब जब भी ये वाला टर्म न्यूज़ में आए, जब ये वाला टर्म आए, है ना, तो उसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज इन लिक्विडिटी, इंक्रीजिंग लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए। और इसको किसने रिकमेंड किया था, देखो उर्जित पटेल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिकमेंडेड दिस इन 2014, ठीक है, और इसको 2018 वाइड द फाइनेंस बिल इसके थ्रू लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो इससे रिलेटेड 2020 में अभी क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए इसे। अंडर द एमपी लेट्स स्कीम, इसमें क्या है, 5 करोड़ इज ट्रांसफर डायरेक्टली टू ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, 5 करोड़ डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो क्या ऐसा होता है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा नॉट एंटाइटल अंडर दिस स्कीम, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मीन्स मॉस्फी की बात की जा रही है यहाँ पे, वो नोडल मिनिस्ट्री रहती है इम्प्लीमेंट करने की इस स्कीम को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 1, 2 एंड 3, 3 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, या 2 एंड 3 ओनली। तो इसका आंसर क्या है, 3 ओनली होगा, क्योंकि देखो 5 करोड़ दिया तो जाता है, बट क्या उनके बैंक में डायरेक्टली दिया जाता है क्या, नहीं, 5 करोड़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया जाता है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम। देखो ये जो होता है एमपी लैट स्कीम, पहली बात तो ये किसके अंदर आता है, मॉस्फी के अंदर आता है, तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और जो फंड है वो डायरेक्ट एमपी को नहीं दिया जाता, वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को दिया जाता है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में वो प्रोग्राम होना है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या था कि नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो लोकसभा जो मेंबर है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर सकते हैं, ठीक है, जो भी डेवलपमेंट का काम है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर सकते हैं। इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा के हुए तो वो स्टेट में कर सकते हैं, और जो नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा या लोकसभा के, वो कंट्री में कहीं पे भी डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, और हर किसी को 5 करोड़ रुपीज़ मिलेगा, ठीक है, डेवलपमेंट का काम करने के लिए, मीन्स डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को मिलेगा। और जो एमपीज़ होते हैं वो अपना 15%, देखो 15% जो ईयर का रहता है वो शेड्यूल कास्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 5% शेड्यूल टाइप पॉपुलेशन के डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी, ओके, 3 ओनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू कोलैब कैड रिसेंटली सीन इन न्यूज़, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम लॉन्च बाई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो डीएसटी इसको लॉन्च किया है। इट एम्स टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू द स्टूडेंट ऑफ अडल्ट टिंकरिंग लैब अक्रॉस कंट्री, तो ये उनके लिए एक मॉडिफाइड डिज़ाइन और ये सबको प्रमोट करने के लिए अडल्ट टिंकरिंग लैब के प्लेटफॉर्म में इसको मीन्स इसको लॉन्च किया गया। तो इसका इसका आंसर क्या है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, और नाइदर 1 एंड 2। तो इसका आंसर क्या है, 2 ओनली, ठीक है। तो ये अडल्ट टिंकरिंग लैब की तरह एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अडल्ट टिंकरिंग लैब में, जिसमें स्टूडेंट, दुनिया भर के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना डिज़ाइंस और इनोवेशन को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। बट इसे लॉन्च किसने किया है, कोलैब कैट को, अटल इनोवेशन मिशन, इसमें 3 है, अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग के अंदर आता है, और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये दोनों मिलके क्या किया इसने, लॉन्च किया है, ठीक है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जहाँ पे इंफॉर्मेशन लोगों को मिलती रहे, स्टूडेंट्स को मिलती रहे, और अटल इनोवेशन मिशन इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो ये 2 है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना विच वन इज करेक्ट, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड नॉट द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, इसकी ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन की ऑफिस है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, द सीईसी हैज़ ओवर राइडिंग पावर, इसके पास ओवर राइडिंग पावर होती है वाइल डिसाइडिंग एनी मैटर और इशू, ठीक है।
बोथ CEC एंड EC इंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। 1 ओनली, 2 ओनली, 2 एंड 3 या नन। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है डी, नन। बिकॉज यहाँ पे देखो आर्टिकल 324 आप सबने सुना होगा, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 324 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या मेंशन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी ऑफिस मेंशन है एंड अदर इलेक्शन कमीशन, ये चीज़ दिया है। एज द प्रेसिडेंट में डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम इसे फिक्स करेंगे, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, मीन्स इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, और इलेक्शन कमिश्नर तो कितने भी नंबर ऑफ हो सकते हैं ना, तो वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। अभी के डेट में क्या है देखो, एक इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और मल्टी मेंबर बॉडी है, इसमें 3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, एक CEC है और 3 EC है, टोटल 4 लोग हैं, ठीक है। दे ऑल हैव इक्वल पावर, ठीक है, इक्वल पावर होती है, किसी के पास ओवर राइडिंग पावर नहीं होती। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई, कि सबके पास इक्वल पावर होती है एंड दे रिसीव इक्वल सैलरीज एंड अलाउंसेस, ठीक है। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो मेजोरिटी के बेसिस में डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के पास ओवर राइडिंग पावर है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। द CEC इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है, ही कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन द मैनर और द सेम ग्राउंड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द अदर ECs। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जैसे रिमूव करते हैं वैसे ही रिमूव करते हैं, है ना, मीन्स स्पेशल मेजोरिटी से रिमूव होता है। और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है वो भी मीन्स जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिमूव करते हैं वैसे ही रिमूव होंगे, एक्सेप्ट उसमें एक और होगा, एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। तो जब ये रिकमेंड करे तभी ये रिमूव हो सकते हैं, वो भी स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ओके। तो इसका आंसर होगा डी, नन। नेक्स्ट देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स, क्या इंश्योर करता है, इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस या कम्युनिटी बेस्ड राइट, तीनों में से क्या इंश्योर करता है, या तीनों, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, या 1, 2 एंड 3। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3, सारी चीज़ें इंश्योर करता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए तो फेमस है कि इंडिविजुअल फ्रीडम को ज़्यादा वैल्यू देता है, जैसे कि आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, सोशल जस्टिस जो हमारे अंदर DPSP है, ठीक है, सोशल जस्टिस एंड कम्युनिटी बेस्ड राइट, जैसे कि लॉ है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है ना, 2006 का, तो ये कम्युनिटी बेस्ड राइट को भी इम्पोर्टेंस देता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, राइट टू फॉर्म योर ओन एसोसिएशन, राइट टू जॉइन एनी एसोसिएशन, ये सब क्या है, कम्युनिटी बेस्ड राइट ही तो है ना, तो ये सारे को इम्पोर्टेंस देता है। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है, इट वॉज एन अर्सवाइल प्रिंसली स्टेट। अब इसमें बताना है कि किस स्टेट के बारे में बात की जा रही है। तो ये एक प्रिंसली स्टेट था, चौग्याल डायनेस्टी, ठीक है, जो कि प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया बना 1947 में। जब ब्रिटिश पैरामेंटेसी लैप्स हो गई तब ये इंडिया का पार्ट बना थ्रू अ रेफरेंडम। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, कि रेफरेंडम के थ्रू। रिसेंटली इट वॉज इन न्यूज़ ड्यू टू कंट्रोवर्शियल एडवर्टाइजमेंट बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है। तो कौन सा स्टेट है वो, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर बताइए, असम है, सिक्किम है, लद्दाख है, या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका आंसर है सिक्किम। तो ये पहले एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, ठीक है, 1947 के बाद एक रेफरेंडम हुआ, ठीक है, उसके बाद ये इंडिया में आके मिला। तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत फेमस है, जो कि पार्लियामेंट इनेक्ट किए थे, ठीक है। तो इसके थ्रू ये जो है इसको एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था सिक्किम को, ठीक है, स्टेटस दिया गया था, किस स्टेट का, एसोसिएट स्टेट का स्टेटस दिया था, ठीक है। फिर 36th अमेंडमेंट एक्ट में इसको इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया, ठीक है, इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया, एक इंटीग्रल स्टेट बना दिया गया, ठीक है। जो इस एसोसिएटेड स्टेट जो था ना, स्पेशल स्टेट का जो इसको स्टेटस मिला था, वो रिमूव करके इसको इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया।